हेलो गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। इट्स मी योर मेंटोर विकास दास। तो गाइस, अभी तक हमने 4 लेक्चर कर लिए थे एमसीक्यू सेशन के। नाउ दिस इज आवर 5th लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एमसीक्यूज को करेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के वो ऑब्जेक्टिव्स करेंगे जो हमें लगता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जामिनेशन में आने के टॉप कंटेंडर्स हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो एमसीक्यूज हैं 15 एमसीक्यू इस सेशन में रहेंगे एंड 15 एमसीक्यू का जो पार्ट सेकंड है वो इसकी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। एंड देन एक लास्ट टॉपिक जो आपका रहेगा दैट इज कॉल्ड स्टेट्स ऑफ मैटर, वो इसके बाद आ जाएगा। अभी तक केमिकल रिएक्शन हो चुका है हमारा। देन केमिकल रिएक्शन करने के बाद हमारा एक और चैप्टर था, वो भी हम फिनिश कर चुके हैं। 3rd लेक्चर आ गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जस्ट नॉर्मल सी स्लाइड है। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा जी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सारे क्वेश्चन उन्हीं फैक्ट्स एंड फिगर्स से बेस्ड हैं जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है, जो आपकी रिवीजन सेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको इनमें से कोई चीज़ नहीं भी आती है या कोई भी चीज़ क्लास में नहीं भी पढ़ाई गई है तो मैं एक एक क्वेश्चन कराने के साथ साथ उसको जो है यहाँ पर डिस्कस करूँगा ज़रूर। अगर कोई चाहता है कि जल्दी वीडियो खत्म हो जाए तो वो ऐसा करे कि वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देख ले, अदरवाइज ही मैं एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान देना आप यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कैथोड रेज आर। कैथोड रेज आर, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। कैथोड रेज आर के कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ए पार्टिकल्स को अल्फा पार्टिकल्स है यहाँ पे, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रेडिएशंस। ठीक है, जब कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था विलियम क्रूक्स ने। मैं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कैथोड रे जो है ये विलियम क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। अभी मैं पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको, पर विलियम क्रूक्स ने ये एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ किया कि जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो कैथोड रेज जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज याद रखना, कैथोड रे जब भी फैक्ट्स आएगा इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं। अगर इसका कलर पूछ ले कि व्हाट इज द कलर ऑफ कैथोड रे, तो ये आएगा ग्रीन फ्लोरोसेंट कलर। इसी रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स हैं इसके जो आप देखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख रहा होगा आपको, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में यहाँ पर दिया, तो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ग्रीन कलर की लाइट, एक इलेक्ट्रॉन्स का एक बैंड फ्लो हुआ था। ठीक है, एनोड से कैथोड की तरफ, उसी को बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक फ्लो हुआ था, तो कैथोड रे जो है इसी स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो फ्लो हुआ था एनोड से कैथोड की तरफ, इसी स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेज बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। काफी आसान सवाल था ये, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ठीक है, कहता है कि इन एटम में सबसे ज्यादा लीस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यूरेनियम, यू स्टैंड्स फॉर यूरेनियम, 235 92। 235 जो है वो इसका मास नंबर है, 92 है वो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, कुछ भी कह लो। सेकंड ऑप्शन इज यू 238 92, अगेन 238 इज मास नंबर, 92 इज एटॉमिक नंबर। एनपी स्टैंड्स फॉर नेप्टूनियम या नेप्ट्यूनियम बोलते हैं आधे, तो 239 93, मास नंबर 239 93 इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। एनपी स्टैंड्स फॉर नेप्ट्यूनियम 240 93, मतलब मास नंबर 240 और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स है 93। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे सवाल है ये, है ना। तो मैं एक आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स तीनों फाइंड करना सिखाता हूँ। कोई भी एक एटम होगा ना x, उसका जो एटॉमिक नंबर होगा ना गाइस, एटॉमिक नंबर स्टैंड्स फॉर z। एटॉमिक नंबर जो होगा ना वही जो है ना, एटॉमिक नंबर होगा वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। अगर आयंस नहीं है, अगर सिंपल एटम है, आयंस नहीं है तो आयंस, अगर आयंस है या नहीं है उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। अगर वो आयंस नहीं है, मतलब अगर आयंस के अलावा कुछ भी है, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी z ही होगा उसका। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। एटॉमिक नंबर को z बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या था 92, इसका 92, इसका 93 और इसका 93। तो अगर कैलकुलेशन करें तो मेरे को पता चलेगा इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा 92, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा 92, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा 92, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएगा 92। ठीक है, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा 93। ठीक है गाइस, और इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएगा 93, और इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा वो आ गया 93, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ गया 93। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब अगला फैक्ट कराने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये थोड़ा मिटा दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सिखा दिया। अब न्यूट्रॉन्स कैसे आते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है आपने। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का कंसेप्ट होता है कि जो भी मास नंबर होता है ना गाइस, मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं ना। मास नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ये याद रखना। मतलब सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है इसका फॉर्मूला है।
ठीक है, सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे, मास नंबर आएगा। सबसे पहले केस में देखो मास नंबर 235 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 है, तो याद है सबसे पहला केस में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। फर्स्ट केस मास नंबर, अगर मास नंबर देखा जाए फर्स्ट केस में 235 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या होगा, NP उधर जाएगा, तो ये फॉर्मूला आएगा मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये फॉर्मूला बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग देख लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आएंगे। सबसे पहले केस में मास नंबर 235 है, नंबर ऑफ जो क्या कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या कुछ भी देख लो वो 92 है। तो इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर कुछ 3, तो यहाँ से 9 कटेंगे 3 6 143 आंसर आएगा कुछ इसका, ठीक है, इस तरीके से। देन सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, अगेन 235, सेकंड पार्ट में 238 है मास नंबर, सॉरी 238 है ना गाइस, माइनस 92 चलेगा, अगेन ये आ जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 146। अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके 143 है, इसके 146 है, अभी से फर्क आने लग गया। तीसरे केस में मास नंबर 239 है, 239 माइनस 93 सॉल्व करोगे आ जाएगा 6 146, ठीक है, इस तरीके से। देन फोर्थ वन इज 240 माइनस 93, ठीक है, ये आ जाएगा 147। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल दिया मैंने गाइस, ये सारे के सारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकले हुए हैं। अब मेरे को सवाल में पूछा गया कि लीस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके हैं, सबसे कम देखो कहाँ दिखाई दे रहे हैं, पहले में, दूसरे में, तीसरे में कि चौथे में। ध्यान से देखना, अच्छा सवाल, ध्यान से देखो। सबसे कम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहाँ है, 146 ए पार्ट, तो इसका आंसर क्या है, ए पार्ट यूरेनियम, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। काफी अच्छा सवाल था, इजी था, काफी ज्यादा डायरेक्ट फॉर्मूला था, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, क्या था, आइसोटोप एक एलिमेंट के क्या होते हैं। यहां पर मैं आपको एक ऐसी मतलब कुछ थोड़ा सा डाटा देने वाला हूं जो आपको थोड़ा सा ज्यादा काम आ जाएगा, आगे के लेवल तक भी काफी अच्छे से काम आ जाएगा, ठीक है। मैं आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स ये सब एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होते हैं गाइस। आइसोटोप ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है ना गाइस वो सेम होता है, ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास मतलब जिसको मास नंबर बोलते हैं ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है, वो डिफरेंट होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसकी एग्जांपल के तौर पे देख लो। फॉर एग्जांपल कार्बन का आपने सुना होगा, कार्बन का जो है ना, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक होता है 12, एक होता है 14। मतलब एक कार्बन ऐसा है जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है 6 है, एक कार्बन ऐसा जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 है। न्यूट्रॉन्स में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पीछे फॉर्मूला कराया, आपको पता है 12 माइनस 6 करेंगे न्यूट्रॉन आ जाएगा, 14 माइनस 6 करेंगे न्यूट्रॉन आ जाएगा। या ऐसा बोल सकते हो कि एक कार्बन वो है जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 14 है। तो इस तरीके से देखोगे तो ये आ गए आइसोटोप्स। आइसोटोप की एक प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है गाइस, आइसोटोप की एक प्रॉपर्टी रहती है कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना गाइस, फिजिकल प्रॉपर्टी, अब बात फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के टर्म्स एंड कंडीशन में भी करनी है। एक सेकंड, पहले मैं बाकी सारा डिस्कस करा लेता हूँ। आइसोटोप्स उतार लो, देन आइसोबार्स की बारी आ जाएगी, ठीक है। आइसोबार्स करते हैं अब। आइसोबार्स, अब देखो गाइस, आइसोबार्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर Z ये होता है डिफरेंट। Z इज एटॉमिक नंबर, A हो गया एटॉमिक मास, ये हो गया एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास ये होता है सेम। अब इसकी एग्जांपल जो अगर आप देखोगे ना, आपको इसकी एग्जांपल बहुत अच्छी सी एक एग्जांपल देता हूँ। आप पीरियोडिक टेबल खोलोगे, इसकी भर भर के एग्जांपल है। एक एग्जांपल देता हूँ कॉमन सी, फॉर एग्जांपल एर्गॉन उठा लो और कैल्शियम उठा लो, इसका एटॉमिक नंबर 18, इसका 20, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, 18 और 20 डिफरेंट है, लेकिन इसका मास क्या है 40 और इसका मास 40, क्या मास नंबर सेम है, बिल्कुल सेम है। ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं आइसोबार्स, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट्स को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को बोलते हैं आइसोटोन्स, ठीक है। आइसोटोन्स थोड़ा ध्यान से और समझना, आइसोटोन्स थोड़ा ध्यान से समझना। आइसोटोन्स होते हैं वो एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आप कोई भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट देखोगे जिसके न्यूट्रॉन सेम है वो आपके आइसोटोन्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं, क्लोरीन का 17 वाला आइसोटोप, 37 वाला आइसोटोप, सॉरी 37 वाला आइसोटोप, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के आइसोटोप से मैच करता है। देखो ध्यान से, क्लोरीन एलिमेंट का ये वाला आइसोटोप कैल्शियम के साथ मैच करता है। इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे 20, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20। करा क्या, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन मास किया, वही तो समझाया था, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस किया, आ जाएगा 20। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया हो, ठीक है।
थोड़ा सा ये क्वेश्चन अब अच्छे से रीड करते हैं। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन बोला गया है कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, कहता है आइसोटोप्स जो होते हैं वो उस एलिमेंट के क्या होता है, उस एलिमेंट है। सबसे पहले ए डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, कहता है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होती है। बी पार्ट है सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, सी पार्ट है सिमिलर केमिकल, बी पार्ट है सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, सी ऑप्शन है सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ये कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। नेक्स्ट आ गया सिमिलर फिजिकल एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डी ऑप्शन आ गया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। ठीक है गाइस, तो आइसोटोप्स के बारे में जब आप देखोगे ना, आइसोटोप्स की एक बात क्लियर बताता हूँ, आइसोटोप्स के बारे में ये बात याद रखना कि आइसोटोप्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है गाइस, केमिकल प्रॉपर्टीज वो कुछ हद तक ना सेम होती हैं। आइसोटोप्स की बात कर रहा हूँ ना, कुछ हद तक सेम होती है। और और क्या कहते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होती है, तभी तो अलग अलग मिलते हैं, अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं, अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन करने का तरीका सेम रहता है। तो यहाँ पर जहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी सेम और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट बोला हो वो ऑप्शन मार्क कर दो। देखो कहाँ बोला था, केमिकल डिफरेंट बोला है, ये केमिकल सेम बोला है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम बोला है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, बिल्कुल सही, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये ऑप्शन है, ऑप्शन सी रीड करो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक 3 ही क्वेश्चन हो गए, देखो कितनी लंबी वीडियो होगी। आइसोबार्स आर द एटम ऑफ, ये अभी बताया मैंने, आइसोबार्स वो एटम होते हैं गाइस जिसके पास ना डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। मैंने बताया था आइसोबार में डिफरेंट एलिमेंट्स थे, मैंने पोटेशियम और आर्गॉन और कैल्शियम की एग्जांपल दी थी, जिसका मास नंबर सेम था लेकिन एलिमेंट डिफरेंट थे और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट था। तो इसके साथ देख लो क्या ऑप्शन फिट बैठता है यहाँ पे, देखो 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 देखो, कहता आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, नहीं, डिफरेंट एलिमेंट्स से एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, सेम एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता, बी ऑप्शन क्रॉस हो गया। डिफरेंट एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास सेम है, सी ऑप्शन सही आंसर है, मास नंबर था ना सेम, एग्जांपल बताई थी, करो याद, आर्गॉन का यहाँ लिखा था 18 ऊपर 40, कैल्शियम का यहाँ लिखा था 20 ऊपर 40, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एलिमेंट्स भी डिफरेंट है। अब एलिमेंट्स डिफरेंट है, बिल्कुल सही, एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक मास जो है सेम है, हाँ ना सेम है ना, 40 और 40 एटॉमिक मास सेम था बिल्कुल, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 4 क्वेश्चन हो गए, अच्छा चल रहा है अभी तक। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स आइसोबार, कहता इसमें से कौन सा पेयर आइसोबार रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी एक एग्जांपल कराई, वो एग्जांपल शायद यहाँ लिखी हो, आइसोबार 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 क्या होता है, जिसका एटॉमिक मास क्या होता है गाइस, क्या होता है बताओ आइसोबार, अभी बताया आइसोबार के ऊपर, जिसका एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। देखो मास किसका सेम है, एटॉमिक मास जहां तक मैं देख पा रहा हूं इसका ये तो नहीं है, इसके दोनों, इसका एटॉमिक नंबर सेम है। ये जो पहला वाला लिखा है ना गाइस, ये एटॉमिक मास है और ये दूसरा वाला एटॉमिक नंबर है। वो ऑप्शंस में उस तरीके से लिखे नहीं आता, वरना ये ऐसे लिखना था, हीलियम 3 2, ठीक है, जो 2 है वो एटॉमिक नंबर है, 3 जो है एटॉमिक मास है, इस तरीके से देखना। ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, के वाला देख लो, इसमें मास जो है वो सेम है, एलिमेंट्स भी डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन है, क्योंकि दूसरे वाले में मास जो है वो अलग अलग है, इसमें मास जो है सेम है 40 40, ये ऐसे है थोड़ा सा कुछ, थोड़ा देखो, के 40 19 सी ए 40 20, क्या एटॉमिक मास सेम है, बिल्कुल सेम है, एलिमेंट्स डिफरेंट है, जाहिर सी बात है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ई नहीं गाइस, ये सी है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो अभी तक 3 क्वेश्चन आइसोबार्स के आ गए। The ratio of energy of radiations of wavelength 2000 Armstrong and that of 4000 Armstrong is, अच्छा जी, जो सबसे पहले नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि उनके लिए हल्का सा टफ होगा, लेकिन ये बिल्कुल टफ सवाल नहीं है, ऐसा लगता है टफ है लेकिन बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या पूछा है, एनर्जी की रेशियो पूछी है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ दे रखी है 2। अब ये जो आपको ए के ऊपर ये गोला सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं एम्स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं, एम्स्ट्रॉन्ग। ठीक है गाइस, ये जो एक एम्स्ट्रॉन्ग होता है ना गाइस, ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, और एम्स्ट्रॉन्ग जो होता है वो वेवलेंथ मापने का तरीका है, वेवलेंथ का यूनिट बोलते हैं, जैसे मीटर होता है ना, तो जब एक इलेक्ट्रॉन चलता है या कुछ भी कोई भी चीज़ चलती है, वो जो है काफ़ी छोटा इस तरीके से वेव बना रहा होता है, उस केस में जब वो वेव बना रहा होता है, उस केस में क्या होता है कि उस केस में वो काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, काफ़ी छोटा वेव बनाता है, और इतना छोटा बनाता है कि उसको मेजर करने के लिए मीटर यूनिट नहीं आ सकता, बहुत छोटा यूनिट लेना पड़ेगा, दैट इज एम्स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब वेवलेंथ क्या होता है, ये अपर वाला पोर्शन इसको बोलते हैं क्रस्ट, ये नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ,
नॉन साइज बैकग्राउंड वालों के लिए स्पेशली, ठीक है। और जो टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे ये और ये, या ये और ये बोल दो, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना इसको बोलते हैं वेवलेंथ। या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, जैसे ये और ये, या ये और ये, इसके बीच का जो ये और ये भी हो सकता है, ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं वेवलेंथ। और वेवलेंथ को डिनोट करते हैं किससे, इसको बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं, ठीक है, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये देख लेना, ये मैंने क्या किया, ये ऐसे, ये टेढ़ी नाक मारी, ये नीचे से ये कर दिया, बस इस तरीके से, इसको बोलते हैं लैम्डा। अब ये सारा का सारा समझ आ गया हो तो इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन अब बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है। कहता है एनर्जी की रेशियो निकालो ना। अब देखो दो वेवलेंथ है तो दो अलग अलग रेस दी हैं। सबसे पहला वेवलेंथ दिया आपको 2000 एंगस्ट्रॉम वाला ना, ये वेव बनाया मैंने E1, ये वेव बनाया, ये वेवलेंथ है इसकी λ1, ये वाली λ1, ठीक है, ये फर्स्ट वेव है। एक सेकेंड गाइस, ठीक है, अच्छे से डायग्राम बनाते हैं ना ताकि थोड़ा सा आगे बेनिफिट हो, ठीक है। एक ये वेव आ गई आपकी सेकंड वेव, ठीक है, इसके अंदर भी वेवलेंथ है, ठीक है, ये आ गया λ2। λ1 आपको दे रखा है 2000 एंगस्ट्रॉम और λ2 आपको दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम, यही दे रखा है। देखो ध्यान से, वो बोल रहा, कहता है एनर्जी का रेशियो निकालो, दो अलग अलग वेव है उसकी, इन दोनों की एनर्जी को कंपेयर करना है, रेशियो निकालना। कहता है एक वेव है जिसकी वेवलेंथ है 2000 एंगस्ट्रॉम, दूसरी वेव है जिसकी वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम। एनर्जी और वेवलेंथ का एक ही रिलेशन है, इनवर्स। देखो ध्यान से मैं कैसे बताता हूँ, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना उसकी वेवलेंथ, देखो ध्यान से इसका क्या रेशियो है। जैसे एक फॉर्मूला है फिजिक्स में, ये फॉर्मूला है E = hc/λ, ठीक है। केमिस्ट्री में फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये फॉर्मूला है, क्लास 11th की बुक खोलोगे दिख जाएगा, जिसमें E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, H और C भूल जाओ। H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34, ठीक है। C जो होता है इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। फॉर्मूला है E = hc/λ, ये फॉर्मूला याद रखना। अब H और C दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट की भी एक वैल्यू परमानेंट वैल्यू होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड ना, एक सेकंड में इतना डिस्टेंस जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है एयर और वैक्यूम के लिए, ठीक है। तो ये देख लेना आप। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ऊपर वाला पोर्शन जो भी है ना, ऊपर वाला पोर्शन जो भी है, ये सारा का सारा कांस्टेंट है, ये सारा का सारा कांस्टेंट है। बचा क्या, लैम्डा और E। क्या मैं इस कांस्टेंट को हटा के इस तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी मार के 1/λ लिख सकता हूँ? लिखूंगा, मैं बिल्कुल लिखूंगा। कांस्टेंट थोड़ी चाहिए मेरे को, 1/λ लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब देखो ध्यान से, ये बात याद रखना, बाकी सारा मिटा रहा हूँ मैं, ये बात याद रखना आप, ठीक है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, ये बात याद रखो, अभी बताया मैंने आपको। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। अच्छा, एक वेवलेंथ पड़ी मेरे पास 2000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा ये है, एक वेवलेंथ पड़ी है 4000 एंगस्ट्रॉम। अब अगर मेरे को E1 निकालना हो वो आ जाएगा 1/λ1, और E2 निकालना हो वो आ जाएगा 1/λ2। और अगर मेरे को इसको और इसको रेशियो में लाना हो, इसको और इसको रेशियो में लाना हो, मैं करूँगा E1/E2, तो ये आ जाएगा 1/λ1 अपॉन 1/λ2। इसको सॉल्व करोगे अच्छे से तो ये आ जाएगा λ2/λ1। क्या यही आएगा? सही है, यही आएगा। E1/E2 का रेशियो करोगे, ये आ जाएगा λ2/λ1। सॉल्व किया पूरा, इस रिलेशन को यूज करके सॉल्व किया पूरा। अब λ2 की जगह λ2 की वैल्यू डालो, λ1 की जगह λ1 की वैल्यू डालो, तो इधर निकालूंगा मैं E1/E2 आएगा आपका, ठीक है। λ2 ऊपर आना चाहिए, λ2 है 4000, ये अपॉन 2000, ठीक है, काटा क्या आएगा 2, तो 2 आंसर है इसका, या 2:1 या 2 कुछ भी देख लो। तो देखो यहाँ पर क्या 2 ऑप्शन दिया है, हाँ दिया है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस मेरे को नॉन साइज बैकग्राउंड वालों को समझाना था अच्छे से, इसलिए बता दिया। देखो ध्यान से, यहाँ पर E और लैम्डा का इनवर्स रिलेशन है। अगर E1 ऊपर है तो E1 ऊपर है तो λ1 नीचे आएगा, E2 नीचे है तो λ2 ऊपर आएगा। इनवर्स रिलेशन है ना, क्योंकि एक के बढ़ने से मतलब क्या कि एक की वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू कम हो रही है, या एक वैल्यू के कम होने से दूसरी वैल्यू बढ़ रही है, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, आंसर है 2, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ एक्सरेज विजिबल अल्ट्रावायलेट रेडियो द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी इज ऑफ। कहता है लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी भाई साहब बता दो किसकी होगी, ठीक है। इसका आंसर है
ए, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी करने के लिए मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी का बताने के लिए एक चार्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की, ठीक है, ठीक है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, ये मैंने ग्रेटर देन का साइन मार दिया, सॉरी, ठीक है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की, ठीक है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की। उसके बाद आती है माइक्रोवेव, जो आपकी माइक्रोवेव में यूज होती है ना, माइक्रोवेव, वो। इसके साथ साथ इसके बराबर बराबर थोड़ा सा फर्क होता है इंफ्रारेड, IR इंफ्रारेड, ठीक है। फिर इसके बाद जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रोरेड, इंफ्रारेड के बाद विजिबल। विजिबल मतलब विजिबल लाइट होती है जो हमारी वेबग्योर, जो हमें दिखती है, जो हम अभी देख पा रहे हैं, विजिबल, ठीक है, विजिबल वेबग्योर, ये इसके साथ ही है, ठीक है। अपॉन नहीं है, इसके साथ ही, इसी को एक्सप्लेन किया मैंने। देन विजिबल के बाद जिसका नंबर आता है वो है यूवी, यूवी के बाद जिसका नंबर आता है वो है एक्सरेज, और एक्सरेज के बाद जिसका नंबर आता है वो है गामा रेज, ठीक है। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछा हो तो ये देख लो इसकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच करी, उसके हिसाब से आंसर मार्क कर दो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये फिर विजिबल, फिर यूवी, फिर एक्सरे, फिर गामा रे। इसने बोला सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। देखो एक्सरे कहाँ है, एक्सरे ये है, विजिबल उसके पीछे है काफी ज्यादा, यूवी रेज एक्सरे के पीछे, रेडियो वेव सबसे स्टार्टिंग में। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी निकली, एक्सरेज की। तो ऑप्शन इज आंसर ए। आपको ऐसा भी सवाल आ सकता था कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ दे देता है लैम्डा, कहता है लैम्डा के अकॉर्डिंग बताओ कि क्या सवाल रहेगा और क्या आएगा। अगर लैम्डा के हिसाब से होता तो रेडियो वेव्स आंसर होता। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है ना बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, याद रखना ये रिलेशन, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी लैम्डा कम होता जाएगा। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, मतलब उसकी वेवलेंथ सबसे कम। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी थी, रेडियो की ना, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ उसकी होगी। तो वेवलेंथ के हिसाब से पूछते तो डी ऑप्शन होता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पूछा तो ऑप्शन ए है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा तो बच्चों 7th क्वेश्चन का आंसर एक्सरेज था। 8th क्वेश्चन की बारी है अब। डिफरेंट लाइंस इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई इन। सवाल ये है कि लाइमन सीरीज के जो डिफरेंट लाइंस है वो किस जोन में लाई करती हैं। पिछला वाला क्वेश्चन जैसा था काफी अच्छा सवाल था, वैसे ये काफी अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल वर्क है। देखो 6 तरीके की सीरीज होती है। सबसे पहली सीरीज होती है लाइमन। अभी मैं आपको बना के दिखा सकता था पर अभी थोड़ा सा समय की पाबंदी की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लाइमन। सेकंड सीरीज इज बामर, थर्ड इज पैस्टन, ठीक है, ब्रैकेट, नेक्स्ट वन इज फंड एंड लास्ट इज हम्फ्रे, ठीक है। इस तरीके से सीरीज थी। अब देखो ये सीरीज क्या है, ये लिख के आ रहा हूं मैं, ये क्या है, लाइमन, बामर, ये क्या है, ये सीरीज है। अब सीरीज किस चीज की भला, सीरीज उन चीजों की जो क्या कहती हैं, जो कहती हैं लाइमन सीरीज ये बोलता था कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन उठ के फर्स्ट शेल में आए, N1 मतलब वो शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, N2 मतलब वो शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन जहां से आएगा, यहां पर फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा कहीं से भी उठ के, 2 से 3 से 4 से इन्फिनिटी, कहीं से भी उठ के जब इलेक्ट्रॉन आएगा, किसी भी शेल से जब इलेक्ट्रॉन उठ के आएगा। इसकी डायग्राम मैं यहाँ छोटी सी साइड पे बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि क्या बात कर रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल ये है फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो 6 शेल मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बातचीत आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बातचीत कर रहा हूँ कि जब किसी भी शेल से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से उठ के पहले शेल में आ गया, या यहाँ से उठ के पहले शेल में आ गया, यहाँ से उठ के पहले शेल में, यहाँ से उठ के पहले शेल में, ये आ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर जहाँ मर्जी हो और जिस मर्जी शेल में हो, और जब उस शेल से उठ के वो पहले शेल में आ जाए, इस शेल में आ जाए, पहले शेल में, तो उस सीरीज को, ये जो लाइंस बनी ना, ये लाइंस ये बता रही कि कौन से शेल से उठ के आ रहा है। जैसे ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां शेल से उठ के जब पहले में आ रहा है, पांचवें से या कहीं से भी उठ के आ सकता है। 7 शेल होते हैं, 7 से ऊपर अगर और कोई शेल मिल गया, 8th मिल गया, 9th मिल गया, किसी भी शेल से उठ के जब फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कुछ एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में लूज करता है, ठीक है। अब वो रेडिएशंस जो है ना, वो अलग अलग तरीके की रेडिएशंस हो सकती है। फॉर एग्जांपल लाइमन सीरीज में जो एनर्जी होती है वो यूवी रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, यूवी रेडिएशंस होती हैं। जैसे बामर सीरीज है, इसमें भी कुछ अलग होगा, पास्टन सीरीज होगा, इसमें भी कुछ होगा, ब्रैकेट में, फंड में, हम्फ्रे में, हर किसी में कुछ और होगा। थोड़ा सा देखना ध्यान से, देखना यहाँ से, ठीक है। ये मैं सब मिटा रहा हूँ,
थोड़ा सा आपको ये सवाल अच्छे से समझा दूंगा तो थोड़ा सा मुझे भी शांति मिलेगी, आपको भी अच्छा लगेगा कि चलो इसमें से कोई भी सवाल आ जाए, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि लाइमन सीरीज़ का पूछे, किसी का भी पूछ सकता है। तो थोड़ा सा टाइम दे देना अपना, काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा था, इसने बोला जो N2 है वो मतलब किसी भी शेल में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया कि दूसरे शेल से, तीसरे, चौथे से लेकर इन्फिनिटी, कहीं से भी आ सकता है। बामर सीरीज ये बोलता था, और इसमें जो रेडिएशन है वो कौन सी थी, यूवी, बता दिया। बामर ये बोलता था कि जब किसी भी शेल से उठ के दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन आए, दूसरे शेल में आए, उस सीरीज को बोलते हैं बामर सीरीज। और अब इलेक्ट्रॉन उठ के तीसरे, चौथे, पांचवें, इन्फिनिटी कहीं से भी आ सकता है, पहले से नहीं आ सकता। इसका रीज़न है क्यों, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर पहले शेल से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएगा तो ये एनर्जी लूज थोड़ी करेगा, ये एनर्जी गेन करेगा। रेडिएशंस तो तब निकलेंगी ना जब एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज करने के लिए इसको एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल से लोअर पे आना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये बात अगर आप थोड़ा सा क्रिस्प में बोलो, जैसे E1 है, इसकी एनर्जी है E2 ये और E3 है, तो E3 की एनर्जी सबसे ज़्यादा है E2 की एनर्जी से सबसे ज़्यादा है E1 की, मतलब कि ये एनर्जी तब लूज करेगा जब E3 से E2 में आएगा, ना कि E1 से E2 या E2 से E3 में जाएगा। तो जब लोअर में आता है तब एनर्जी लूज करता है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा एनर्जी लूज करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा एनर्जी लूज करेगा, ना कि जब लोअर से हायर जाएगा, ठीक है। यहाँ एनर्जी लूज नहीं करेगा, हायर से लोअर में जाके एनर्जी लूज करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसकी एग्जांपल थी। बामर के हिसाब से जो ये एनर्जी थी, ये सेकंड शेल में जब कभी भी इलेक्ट्रॉन आए, कहाँ से आ सकता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। वो सीरीज को बोलेंगे बामर सीरीज। इसमें जो लाइट पड़ती है वो विजिबल होती हैं। विजिबल मतलब जो विबग्योर होता है बच्चों आपका, रेनबो 7 कलर, जिसमें वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है, विबग्योर लिख देता हूँ यहाँ पे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो हमें दिखती है कॉमन, वो विजिबल है। और जो यहाँ पर जो भी रेडिएशन है वो सारी सारी बामर सीरीज वाली शो करती है, ठीक है। ये आ गया पास्टन सीरीज। पास्टन में तीसरे शेल में जब इलेक्ट्रॉन आता है, आएगा कहाँ से, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब चौथे शेल में जब इलेक्ट्रॉन आता है, कहाँ से आएगा, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन से लेकर इन्फिनिटी। हाँ, फंड में कहाँ से आएगा, पांचवें शेल में, कहाँ से आएगा, 6, 7 से लेकर इन्फिनिटी। और हमफ्रे में कहाँ, कौन से शेल में आएगा, 6 में आएगा, 7 से लेकर इन्फिनिटी। और हर किसी को, हर एक जो है कोई ना कोई रेडिएशन शो करेगा। वो रेडिएशंस है कुछ इस प्रकार, देखो ध्यान से। जैसे इस बामर ने विजिबल बताया, पास्टन में जो रेडिएशन होती हैं वो दोस्तों होती हैं नियर इंफ्रारेड, ठीक है। ब्रैकेट और फंड में जो होती हैं उसको, ब्रैकेट, फंड और हमफ्री में जो भी होती हैं उसको बोलते हैं फार इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेडिएशन जो सूरज से रेडिएशंस निकलती हैं उसको बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, ये आ गया नियर इंफ्रारेड पास्टन का। इसके लिए बामर विजिबल करता है, लाइमन यूवी करता है। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग इसने पूछा कि लाइमन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कहाँ लाई करती है, यूवी में लाई करती है, बताया था ना, यूवी में लाई करती है। बामर का पूछा होता तो विजिबल लिखते हैं, अगर आपको पास्टन सीरीज का पूछा होता तो आप लिखते हैं नियर इंफ्रारेड, या ब्रैकेट का पूछा होता तो फार इंफ्रारेड। इन तीनों का किसी का भी पूछा होता तो फार इंफ्रारेड, ठीक है। तो ये देख लेना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। 8th क्वेश्चन, काफी ज्यादा टाइम ले लिया हमने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ, क्या था, हीलियम का स्पेक्ट्रम इसमें से किससे मैच करता है। ऑप्शंस आर गिवन हियर एज, ठीक है, हाइड्रोजन, सोडियम, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव। अब देखो क्या होता है, हीलियम की कैरेक्टरिस्टिक देखो, हीलियम 2, 4, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2, ठीक है। अब इनमें से हर किसी का देखो, हाइड्रोजन के पास एक होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है। तो हाइड्रोजन तो मैच कर नहीं रहा। मैंने बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वही इसका इलेक्ट्रॉन, वही इसका प्रोटॉन। अब हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, 1 - 1 करोगे 0 आएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है इसका, ठीक है, इस तरीके से। देन सोडियम, सोडियम का नंबर 11 है, वो तो इससे दूर दूर तक मैच ही नहीं करेगा, ना इलेक्ट्रॉन, ना प्रोटॉन, ना न्यूट्रॉन वाइज। हीलियम पॉजिटिव, हीलियम होता है 2 इलेक्ट्रॉन वाला। हीलियम पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन हीलियम ने डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, ठीक है, डोनेट कर दिया। डोनेट कर दिया तो हीलियम के पास सब पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, क्या बचा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी 2 हैं। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और 2 प्रोटॉन अंदर है, ठीक है, ये 2 प्रोटॉन। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि ये मैंने न्यूट्रॉन बनाए, ठीक है, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर बाहर गया, हीलियम पॉजिटिव बन गया,
लेकिन क्या प्रोटॉन बाहर गया? प्रोटॉन बाहर नहीं जा सकता, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी 2 है। समझ आया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो अभी भी 4 - 2, क्योंकि न्यूट्रॉन अभी भी 2 हैं। इस तरीके से देख लेने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है हीलियम पॉजिटिव भी मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन इसका जाहिर सी बात है लिथियम पॉजिटिव होगा। लिथियम पॉजिटिव मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, लिथियम पॉजिटिव आंसर होगा इसका। लिथियम पॉजिटिव करके दिखा देता हूँ। लिथियम पॉजिटिव मतलब लिथियम का नंबर होता है 3, बेसिक लिथियम होता है 3 और 6 या 7 होता है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। कहता है कि स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम, हीलियम का स्पेक्ट्रम जो है किससे मैच करेगा? हीलियम का स्पेक्ट्रम देखो, हीलियम उसी से मैच करेगा जिसमें हीलियम जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2, अभी तो नहीं करेगा। लेकिन लिथियम पॉजिटिव दिया है, ये दिया लिथियम पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट तो -1, ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन, Li पॉजिटिव के 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन, Li पॉजिटिव इज द आंसर। ये इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। जब भी स्पेक्ट्रम का सवाल आए देख लेना किसके इलेक्ट्रॉन सेम है, सेम स्पेक्ट्रम में फॉल करते होंगे। अच्छा जी, काफ़ी अच्छा सवाल, बोहर मॉडल पे सवाल आया, सबसे पहला सवाल मॉडल पे अब आया है जाके। ये सवाल देख लेना बच्चों, काफ़ी अच्छा सवाल है, समझा रहा हूँ। कहता बोहर मॉडल ने क्या चीज़ एक्सप्लेन की थी? बोहर मॉडल ने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जो कोई भी एटम या आयन जिसका स्पेक्ट्रम है, बोहर मॉडल उन सभी एटम या आयन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर सकता है जिसके पास 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होना चाहिए, कोई भी एटम हो, चाहे वो आपका हाइड्रोजन हो, चाहे वो आपका हीलियम पॉजिटिव हो, चाहे वो आपका लिथियम 2 पॉजिटिव हो, 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन का ये हमेशा जो है वो ऑब्जर्व कर सकता था और वो मॉडल जो है वो स्पेक्ट्रम का बता सकता था। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन यही है, तो ऑप्शन बी मार्क कर दो। ऑप्शन रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। The spectral lines corresponding to the radiation emitted by an electron jumping from 6/4 to second orbit belongs to। अभी बताया बामर सीरीज में, अभी बताया कि मतलब मैंने अभी बताया आपको, अभी ये सवाल का जवाब हुआ है, अभी ही दिया है मैंने। मैं आपको बोल रहा था कि जब किसी भी शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब 6th से 5th से 4th से किसी भी शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन आता है ना गाइस, उस सीरीज को बोलते हैं बामर सीरीज। इसने यही तो पूछा है, कहता है 6th 5th 4th या किसी भी शेल से जब सेकंड ऑर्बिट में आता है, सेकंड शेल में आता है, कौन सी सीरीज है? बामर सीरीज है। अगर यहाँ सेकंड के दिया होता फर्स्ट तो लाइमन सीरीज होती, अगर दिया होता थर्ड पैस्टन सीरीज होती, 5th दिया होता फंड सीरीज होती, ठीक है। इस तरीके से कर लेना। तो बामर सीरीज आंसर इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा सवाल है। इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कॉजेज थर्ड लाइन। अच्छा जी, बामर सीरीज बना के दिखा देता हूं आपको, ठीक है। देखो 7th 6th, ये नंबर ऑफ शेल बता रहा हूं मैं, 5th 4th 3rd 2nd और ये 1st, ठीक है। अब देखो बामर सीरीज में क्या होता है कि बामर सीरीज में कहीं से भी लाइन आ सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ कि बामर सीरीज में जो लाइन है वो 7 में से कहाँ आती है? सेकंड में, या तो 5th 6th से सेकंड में आएगी, या तो 5th से सेकंड में, या तो 4th से सेकंड में, या तो 3rd से सेकंड में, ठीक है। ये लाइंस बनी। अब इसमें जो ये लाइन है, ये सबसे पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं। देखो ध्यान से, बामर सीरीज में यही होता है, किसी भी शेल से जब इलेक्ट्रॉन आता है सेकंड शेल में, वो होती है बामर सीरीज, और इसकी जो रेज होंगी वो कौन सी होंगी? विजिबल, बताया था, ठीक है। अब इसने सवाल पूछा है कि विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कॉजेज थर्ड लाइन। क्या था? तीसरी लाइन वाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कौन सी है? तीसरी लाइन वाली। तीसरी लाइन देखो ध्यान से, तीसरी लाइन आपके लिए अलग से बना देता हूँ थोड़ा सा। ये तीसरी लाइन आपकी, ठीक है, ये तीसरी लाइन, ये मैंने लिख भी दिया था इसके साथ तीसरी लाइन, ठीक है। तीसरी लाइन वाली कौन सी है? ये कहाँ से आ रहा है? 5th शेल से सेकंड में आ रहा है, तो 5th से सेकंड वाला देख लो ऑप्शन, ये ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू। कहता मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? क्वांटम नंबर्स का सवाल है। क्वांटम नंबर पढ़ा ही होगा आपने। जैसे मैं बताता हूँ 4 तरीके के क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो बताता है आपका शेल, ठीक है। आपका एजीम्यूथल या सेकेंडरी क्वांटम नंबर आपका बताता है सब शेल, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका बताता है ओरिएंटेशन, मतलब किस ऑर्बिटल में है, या क्या कहता है कि जो आपका क्या कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर आपको बताता है स्पिन, ठीक है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है साथ ही साथ बता रहा होता है साइज। सेकेंडरी क्वांटम नंबर बता रहा होता है सब शेल, सॉरी शेप,
ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा होता है आपको ऑर्बिटल, ये स्पिन क्वांटम नंबर बता रहा होता है स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बता रहा होता है। अब देखो कहाँ ऑप्शन कहाँ मार्क करने, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सवाल है, किससे रिलेटेड होगा, ओरिएंटेशन दिख रहा है, साइज जो है किसका है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, शेप सेकेंडरी क्वांटम नंबर का, ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर का। इस तरीके से सवाल काफी इजी सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 हो गया, लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं। द एटॉमिक ऑर्बिटल इज, कहता है एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। देखो किताब के अनुसार आप कोई भी अच्छी केमिस्ट्री की बुक खोलोगे, फॉर एग्जांपल जीआरबी ओपी टंडन खोल लो, प्रदीप खोल लो, या यूनिवर्सल वालों की बुक खोलो, उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल की एक सेट डेफिनेशन दे रखी है। एटॉमिक ऑर्बिटल को वो बोलते हैं कि वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, रीजन एट विच इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज हाई, सबसे ज्यादा। तो यहां पर ऑर्बिटल की डेफिनेशन देनी हो, सर्कुलर पाथ नहीं, इलिप्टिकल शेप्ड ऑर्बिट नहीं, 3 डायमेंशनल अराउंड न्यूक्लियस नहीं, ये तो है तीनों सही, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट जो है ना यहाँ पे, द रीजन इन विच देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ये आंसर है डी ऑप्शन को मार्क करना सही होगा। अब आपको दिख रहा होगा, आप बोलोगे सर सर्कुलर ऑर्बिट बताया था उसने, सर्कुलर पाथ बताया था, सही है ना, बोहर ने बताया था सर्कुलर पाथ, लेकिन इनके हिसाब से इन चारों ऑप्शन को जब कंपेयर करोगे ना, 3D स्ट्रक्चर भी होता है, इन चारों ऑप्शन को जब कंपेयर करोगे सबसे अच्छा ऑप्शन निकल के आता है डी, तो इसलिए डी को मार्क करना, मेरी बात मानोगे तो, ठीक है। क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत हो गया मेरे को सवाल कर देना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए प्रिंसिपल शेल आर, अच्छा जी, अच्छा सवाल। कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक प्रिंसिपल शेल में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये सवाल देख लेना, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है। देखो कभी भी एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो देखना है ना, एक फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड 2n², जिसमें n होता है नंबर ऑफ शेल, मतलब कौन से नंबर ऑफ शेल का निकाल रहे हो, ठीक है, नंबर ऑफ शेल होता है। जब आप n को फर्स्ट रखोगे, इफ n इज इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2, 1 का स्क्वायर 2, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 8, इफ n इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसमें n की वैल्यू 3 रख के 18, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 32। तो इस तरीके से हम n की वैल्यू डाल के, हम n की वैल्यू लगा के यहाँ पर पुट करके हमें पता चल सकता है कि कौन से शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने हैं, कौन से शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने हैं। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना आप, तो आपको पता चल जाएगा। तो 2n² मार्क कर लो, जहाँ भी है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रिंसिपल शेल में कौन बताता है, Na, ये नहीं बताता, n नहीं बताता, 2n² इज द राइट आंसर। तो गाइज काफ़ी लंबी वीडियो हो गई होगी, लेकिन आई होप ये वर्थ इट है, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी और सब समझ आया तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, क्या पता किसी आपके फ्रेंड को हेल्प चाहिए हो, वो प्रिपरेशन कर रहा हो, दुआएं देगा, दुआएं बहुत काम आती हैं आजकल, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।